अग्नि में से उस तुरुक्षिणी को इस तरह प्रकट हुए देखकर रुद्र के होश उड़ गए। उसने खुद से बोला, ये तो वही तुरुक्षिणी है जिसे तूने दिल्ली में देखा था और फिर कल उस गेस्ट हाउस के सामने। ये यहाँ कैसे प्रकट हो गई? तभी रुद्र ने देखा कि वो तुरुक्षिणी उस अग्नि से बाहर आने की कोशिश कर रही है और ये देखकर मोहिनी के सामने बैठे हुए गांव वाले भी बुरी तरह से डर गए। लेकिन तभी मोहिनी ने कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए अपना एक हाथ तेजी से ऊपर उठाया और इसी के साथ मोहिनी ने उस अग्नि में भी अभिमंत्रित राख को जैसे ही फेंका, उस अग्नि की बहुत ऊंची लपट उठी और पलक झपकते ही वो तुरुक्षिणी जलकर भस्म हो गई। मोहिनी की ये ताकत देखकर गांव वाले हक्के बक्के रह गए। दूर पेड़ पर छुपकर बैठा रुद्र भी सरप्राइज था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में पहली बार इस तरह का कोई चमत्कार होते हुए देख रहा था और वो इन सभी घटनाओं की फोटोज क्लिक कर रहा था। तुरुक्षिणी के भस्म होने पर गांव वालों ने एक राहत की सांस ली, लेकिन अचानक मोहिनी ने फिर से अपना हाथ ऊपर उठाया और उस अग्नि में से एक और तुरुक्षिणी प्रकट हुई और इसके फौरन बाद एक और, यानी एक साथ दो तुरुक्षिणी उस हवन कुंड में से प्रकट हुई और प्रकट होने के साथ ही उन्होंने गांव वालों पर झपटने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों उस अग्नि से बाहर नहीं निकल पाईं। ऐसा लग रहा था जैसे इस अग्नि ने कैद कर रखा हो। चीखती चिल्लाती और बाहर आने को छटपटाती वो दोनों तुरुक्षिणी बहुत ही भयानक लग रही थी। डर के मारे गांव वालों की तो हालत खराब हो चुकी थी, जबकि रुद्र के लिए ये एक दूसरा जबरदस्त झटका था। ओह नो, एक साथ दो तुरुक्षिणी! रुद्र ने सोचा, इसका मतलब तुरुक्षिणी एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा है और शायद ये तुरुक्षिणी बहुत सारी तादाद में है। यानी जिस तुरुक्षिणी को मैंने दिल्ली में देखा था वो कोई और थी और जिसे मैंने कल गेस्ट हाउस के सामने देखा वो दूसरी थी। रुद्र का दिमाग बुरी तरह से चकरा गया था। तभी मोहिनी ने एक बार फिर से उसी तरह से मंत्र पढ़कर अपने दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठाए और मुट्ठी में बंद राख को अग्नि में डाला और उसी पल वो दोनों तुरुक्षिणी चीखती चिल्लाती हुई उसी अग्नि में समा गई। इसी के साथ जमीन पर लगी अग्नि भी शांत हो गई, ऐसे जैसे वहाँ कुछ कभी जला ही नहीं था। गांव वाले अभी भी दहशत में थे और किसी पत्थर की बुत की तरह बस मोहिनी को ही देखे जा रहे थे। शायद उन्हें अभी भी यही डर था कि फिर से कोई तुरुक्षिणी प्रकट न हो जाए। लेकिन जब उनकी समझ में ये आया कि मोहिनी ने उन्हें अब तुरुक्षिणी के आतंक से छुटकारा दिला दिया है, तो उनके चेहरे खुशी से खिलने लगे। मोहिनी ने अब धीरे से अपनी आंखें खोल दी और गांव वालों को देखकर मुस्कुराने लगी। तभी विधायक महेश प्रताप अपनी जगह से उठते हुए बोला, देखा आपने गांव वालों, आज एक बार फिर मोहिनी जी ने साबित कर दिया है कि आप लोगों का अगर कोई सच्चा रक्षक है तो वो मोहिनी जी ही है। इसके बाद वो जोर से चिल्लाया, मोहिनी जी की जय। भवन के अंदर मौजूद सभी गांव वाले भी ऊंची आवाज में मोहिनी की जय जयकार करने लगे। मोहिनी जी की जय, मोहिनी जी की जय। दूर दूर तक ये जय जयकार गूंज उठी। तभी मोहिनी जी ने अपने दोनों हाथ उठाकर सभी को शांत रहने का इशारा किया तो पूरे भवन में फौरन सन्नाटा छा गया। अगले ही पल मोहिनी की गंभीर आवाज वहां पर गूंजी, तुरुक्षिणी का भय आपकी आंखों के सामने समाप्त हो गया है। अब आप लोगों को उसके आतंक के साए में जीने की मजबूरी नहीं है। आप बिना किसी डर के अरण्य ग्राम में रहिए, लेकिन एक बात याद रखिए, डर खत्म होने का मतलब ये नहीं कि आप निर्वाणा भवन और सुखना ताल के नियम कायदों को भूल जाएं। ऐसी गलती हरगिज मत करना, वरना उसका अंजाम आप लोग जानते हैं। ये सुनकर मुखिया और क्रांति के साथ साथ सभी गांव वालों ने हाँ में अपना सर हिलाया। इसके साथ ही मोहिनी उसी शांत भाव से अपने आसन पर से उठी और उसी चाल से चलती हुई भवन के अंदर जाने वाले गलियारे की तरफ चल दी। सभी विशानियां भी उसके पीछे पीछे पुष्प वर्षा करते हुए वहां से चली गई। मुखिया, क्रांति और विधायक जी के साथ साथ गांव वाले भी अब भवन से बाहर आने लगे। वे सब अभी भी लगातार मोहिनी की जय जयकार कर रहे थे। ये सारा नजारा देखकर
रुद्र भी पेड़ से नीचे उतरा और उनके पीछे वो भी गांव की तरफ निकल गया। उधर प्रेरणा भी आज काफी थक गई थी। आज उसने दिन भर काफी भागदौड़ की थी। जिस अननोन नंबर से उसके भाई ने कॉल किया था, उसे पुलिस की आईटी सेल अभी तक ट्रेस नहीं कर पाई थी और इस बात से उन लोगों को बहुत हैरानी हो रही थी कि आखिर ये नंबर उनकी पकड़ में क्यों नहीं आ रहा। तभी उसके दरवाजे की डोरबेल बजी। अचानक से डोरबेल की आवाज से प्रेरणा पहले तो चौंक गई, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए उसने दरवाजा खोला, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर वो दरवाजा बंद करके अंदर आई तो देखा वो नीले सांप वाला आदमी ठीक उसके सामने खड़ा था। उस आदमी को ऐसे अचानक अपने सामने देख प्रेरणा के होश उड़ गए। प्रेरणा अपनी जगह पर रुक गई। वो आदमी प्रेरणा को घूर रहा था। डर के मारे प्रेरणा थर थर कांपने लगी, पर फिर हिम्मत जुटाकर बोली, तुम अंदर कैसे आए? कौन हो तुम? क्यों पड़े हो मेरे पीछे? मेरे भाई के साथ तुमने क्या किया? अचानक प्रेरणा ने उस आदमी पर सवालों की बौछार कर दी थी, पर उस आदमी पर इन सवालों का तो जैसे कोई असर नहीं हुआ। उसके गले में लिपट रहे नीले सांप ने एक तेज फूंकार मारी और इसी के साथ वो आदमी जोर से चिल्लाया, रुक जाओ प्रियमवदा, तुम वहां मत जाना। उस नीले सांप वाले आदमी के मुंह से प्रियमवदा नाम सुनकर प्रेरणा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे वही जलती हुई औरत याद आ गई। वो औरत भी इसी तरह से किसी प्रियमवदा को अपनी मदद के लिए पुकार रही थी। तभी वो आदमी फिर से चिल्लाया, रुक जाओ प्रियमवदा, वहां मत जाओ। प्रेरणा ने आदमी से फिर से पूछा, कौन हो तुम? और ये प्रियमवदा कौन है? मैं प्रेरणा हूँ। तुम चाहते क्या हो? तुम रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। इतना कहते हुए वो फोन लगाने लगी और उसने अपने पास पड़ा हुआ एक बड़ा सा वाज उठा लिया और उसे अपने दोनों हाथ से ऊपर उठाकर उस आदमी की तरफ तानते हुए कहा, वहीं रुक जाओ, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना मैं मार दूंगी तुम्हें। ये सुनकर वो आदमी अपनी जगह पर रुक गया। फिर वो बहुत ही धीमे लहजे में प्रेरणा से बोला, वहां मत जाओ प्रियमवदा, वहां मत जाओ। प्रेरणा अब गुस्से से चिल्लाई, बंद करो ये पागलपन का नाटक। मैं इन चीजों से डरने वाली नहीं हूँ। जल्दी बता, कहाँ है मेरा अमृत? तभी प्रेरणा का फोन बज उठा और उसका ध्यान फोन पर गया। उसने कॉल उठाया और बोला, राणा अंकल, वो आदमी मेरे घर में घुस आया है। ये सुनकर राणा ने बोला, मैं अभी पहुंचता हूँ तुम्हारे यहाँ, तुम घबराना नहीं। और जैसे ही प्रेरणा ने सामने देखा तो वो आदमी जा चुका था। ये देखकर प्रेरणा अपने सोफे पर बैठ गई और रोने लगी। उधर निर्वाणा भवन के अंदर एक बड़ा सा खुला प्रांगण था, जहां इस वक्त भवन की सभी विशानियां मौजूद थीं। इस प्रांगण के फर्श पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे छोटे मखमली आसन बिछे हुए थे, जिन पर बैठी ये विशानियां अपनी आंखें बंद किए और दोनों हाथ जोड़े किसी साधना में तल्लीन थीं। प्रांगण चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, लेकिन ऊपर से एकदम खुला था और खुले आसमान में चमक रहे चांद की रोशनी में इन विशानियों की सुंदरता और भी ज्यादा निखर गई थी। सबने अपने जिस्म पर एक सफेद झीना वस्त्र बस यूं ही डाल रखा था, लेकिन उनकी इस साधारण वेशभूषा के आगे दुनिया भर के आभूषण और श्रृंगार बिल्कुल फीके थे। सभी विशानियां पूरे अनुशासन के साथ एक कतार में बैठी हुई ध्यान में मग्न थीं। तभी मोहिनी की खास सेविका केतकी ने वहां प्रवेश किया। उसके पीछे पीछे भवन की बाकी सभी सेविकाएं भी थीं। इन सभी सेविकाओं के हाथ में चांदी के प्याले थे, जिन्हें वे एक एक करके उन विशानियों के आगे रखती जा रही थीं। जब सभी विशानियों के आगे वे प्याले रखे जा चुके थे, तो केतकी ने गंभीर स्वर में कहा, आज रात की अंतिम साधना संपन्न हुई। ये सुनते ही सभी विशानियों ने अपनी आंखें खोल दी। केतकी ने आगे कहा, अब तुम सभी विशानियां भवन के विशेष प्रसाद को ग्रहण करोगी और उसके बाद अपने अपने कक्ष में जाकर विश्राम करोगी। सभी विशानियों ने अपने सामने रखे उन चांदी के प्यालों को उठा लिया और भवन के विशेष प्रसाद को ग्रहण करने लगी।
केतकी अब बाकी की सेविकाओं के साथ वहां से चली गई। प्रसाद को ग्रहण करने के बाद सभी विषानियां अपने अपने जगह से एक साथ उठी और इस प्रांगण से बाहर निकल गई। अब उनके सामने एक बड़ा सा गलियारा था जहां दोनों तरफ इन विषानियों के कक्ष बने हुए थे। ये विषानियां इस तरह से उस गलियारे की तरफ बढ़ी चली जा रही थी, लड़खड़ाती हुई। तभी एक विषानी लड़खड़ाई और फर्श पर गिर पड़ी, लेकिन उनमें से किसी भी विषानी ने उसे संभालने की कोशिश नहीं की, ऐसे जैसे उनके होश ही ना हो। तभी एक और विषानी भी उसी तरह से लड़खड़ाई और कक्ष के दरवाजे के बाहर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। अब उस लंबे गलियारे के फर्श पर 2 विषानियां बेहोश पड़ी हुई थीं। तभी कहीं अंधेरे में से निकलकर 4 काली औरतों के साए उस गलियारे में दाखिल हुए। वे खामोशी से चलते हुए उन बेहोश विषानियों के नजदीक आए और फिर उन्हें घसीटते हुए उनके कक्ष के अंदर ले जाने लगे। पूरे भवन में एकदम सन्नाटा छा गया था। आसमान में चांद भी अपने पूरे शबाब पर था और उससे भी ज्यादा शबाब पर थी मोहिनी, जो इस वक्त अपने विशेष कक्ष में। तभी वहां 2 औरतों के काले साए आए और वो मोहिनी के सामने एक लड़के को छोड़ गए। एक मखमली आसन पर मोहिनी और वो लड़का बैठे हुए थे। मोहिनी के हाथों में चांदी की कटोरी थी, जिसे उसने उस लड़के के होंठों से लगाते हुए कहा, इस खीर को मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। ये कहते हुए उस लड़के ने मुस्कुराते हुए एक घूंट भरा और एक पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके जिस्म की रग रग में जैसे एक रोमांच पैदा होने लगा। उसके मुंह से अचानक निकला, मोहिनी जी। मोहिनी ने फौरन लड़के के होंठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करते हुए कहा, इस वक्त मुझे सिर्फ मोहिनी कहो। मैं तुम्हारी मोहिनी हूँ, वो मोहिनी जिसकी एक झलक पाने के लिए अच्छे अच्छे पुरुष अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहते हैं। जो मोहिनी के कदमों में गिरने को आतुर रहते हैं, वो मोहिनी इस वक्त तुम्हारे साथ है, तुम्हारी बाहों में। लड़का मोहिनी को अपनी बाहों में कसते हुए बोला, कदमों में तो मैं भी गिरना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए आपका दास बनना चाहता हूँ। ये सुनकर मोहिनी अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने अपने घने काले बालों को जूड़े में बांध रखा था, जो उसके इस तरह खिलखिलाने से खुल गया और उसके बाल उसके कंधों पर बिखर गए। लड़के ने देखा कि काले घने बालों के बीच मोहिनी का खूबसूरत चेहरा ऐसे दमक रहा था जैसे काले बादलों के पीछे से चांद चमक रहा हो। लड़के ने मोहिनी के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और अपने होंठ मोहिनी के होंठों पर रख दिए, और जैसे मोहिनी इसी पल का इंतजार कर रही थी, वो कसकर उस लड़के से लिपट गई और उसने इतनी गहराई से चूमा कि लड़का अपने होशो हवास खो बैठा। उसे ऐसा लगा जैसे वो कश खाकर गिर जाएगा। उसने मोहिनी को अपनी बाहों में बुरी तरह से जकड़ लिया और पागलों की तरह उसके होंठों को छूने लगा। उसकी बाहों में मचलती हुई मोहिनी अब एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगी। लड़का अब अपने काबू में नहीं था। वो अब बुरी तरह से उत्तेजित होकर मोहिनी के एक एक अंग को चूमता चला जा रहा था। मोहिनी की आंखों में एक चमक आने लगी, उसके होंठ और भी सुर्ख होने लगे और फिर देखते ही देखते उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। मोहिनी के पूरे जिस्म में एक नई रंगत आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका यौवन, उसकी जवानी और भी ज्यादा खिल रही हो। उसने अब लड़के को अपने ऊपर खींच लिया और फिर वो दोनों एक दूसरे में समा जाने की जी तोड़ कोशिश में जुट गए। तभी मोहिनी की नजर लड़के के चेहरे पर पड़ी और उसके होंठों पर वही कुटिल मुस्कान उभर आई, क्योंकि लड़के के चेहरे पर धीरे धीरे झुर्रियां पड़ती जा रही थीं। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बनते जा रहे थे। उसके जिस्म की हड्डियां उभरने लगी थी। वो धीरे धीरे एक जवान लड़के से किसी बूढ़े में तब्दील होता जा रहा था, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह बेखबर था।
बल्कि वो तो मोहिनी के पल पल जवान हो रहे जिस्म को देखकर और भी ज्यादा उत्तेजित होकर उसका आनंद लूटने में तल्लीन था। और मोहिनी उस लड़के की जवानी को पल पल निचोड़ती चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसका ये खेल खत्म हुआ तो लड़के का भी खेल खत्म हो चुका था। ये देखकर मोहिनी खिलखिलाकर इतना जोर से हंसी कि पूरा निर्वाणा भवन सिहर उठा, क्योंकि आज मोहिनी की ये हंसी बहुत ही भयानक थी। रुद्र भी गांव के बाहर अपनी बाइक के पास पहुंच गया है और उसने जो कुछ भी देखा वो इस बारे में सोच ही रहा था। और रह रहकर उसके दिमाग में निमिषा भी आ रही थी, जिसने उसको इतना बड़ा झूठ बोला था। रुद्र ने ये सब सोचते हुए खुद से ही बोला कि निमिषा जी ने कहा था कि विधायक उसका पति है, पर वहाँ गांव में सुबह कोई और ही उसकी बीवी थी। और वो लड़की जिसकी फोटो निमिषा ने दी थी वो कौन है? उसे कहाँ से खोज कर निकालूं? जमीन से या पाताल से? और वो क्या करेगी उनके इस नकली विधायक पति के साथ जिसे मुझे रिकॉर्ड करना है? रुद्र ये सब सोच ही रहा था कि तभी कोई औरत भागते हुए आई और उससे टकराई और फिर उसकी बाइक के पीछे जाकर छुप गई। रुद्र ये देखकर पहले तो चौंका और फिर उसने देखा कि ये कोई और नहीं, निमिषा है। निमिषा को देखकर रुद्र को झटका लगा और उसने गुस्से में बोला, वाह निमिषा जी, आज किससे भाग रही हैं? अपने नकली पति से? और क्या क्या झूठ बोले हैं आपने मुझसे? उसकी बात सुनकर निमिषा बोली, देखो रुद्र, अभी मेरे पास इन बातों के लिए टाइम नहीं है, मेरी बात सुनो। पर उसकी बात काटते हुए रुद्र बोला, नहीं, आप हर बार यही बोलती हैं, मेरी बात सुनो। उसके बाद आधी अधूरी झूठी बातों में मुझे फंसाकर निकल जाती हैं। इसीलिए आज आप मेरी बात सुनिए। पर निमिषा ने फिर से उसकी बात काटते हुए बोला, रुद्र, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं और सब कुछ बताने के लिए फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। इसीलिए मैंने हर बात इस लेटर में लिख दी है। मेरे लिए ना सही, एक पहुंचा हुआ रिपोर्ट बनने के लिए और एक रिपोर्टर होने के नाते इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए तुम जरूर मेरा ये अधूरा काम पूरा करना। वो ये कहते हुए उसे एक लेटर देती और फिर वहां से भागती है। रुद्र उसे रोकने की कोशिश करता है, अरे निमिषा जी सुनिए, रुकिए तो। पर वो अंधेरे जंगल में कहीं गुम हो चुकी है। रुद्र उस लेटर को खोलकर पढ़ना शुरू करता है। उसमें लिखा है, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो एक बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश एक ऐसा पर्दाफाश करेगी जिससे बड़े बड़े लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसमें सिर्फ मेरा पति या निर्वाणा भवन और मोहिनी शामिल नहीं है, बल्कि मोहिनी तो बस इस साजिश का एक छोटा सा मोहरा है। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई बहुत पहुंचा हुआ शख्स है, पर वो शख्स मोहिनी नहीं है, कोई और है, मोहिनी से भी ज्यादा खतरनाक। इस लेटर में लिखी ये बातें रुद्र के दिमाग में बिजली की तरह कौंधी और वो खुद से बोला, वो शख्स मोहिनी नहीं, कोई और है। कौन है वो? किसके बारे में बताना चाह रही हैं निमिषा जी मुझे? आखिर कौन है वो शख्स और क्या है वो साजिश जिसका जिक्र निमिषा ने उस लेटर में किया था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM ऐप।